अब जब ब्रैडी सो रहे हैं, हम उस घंटी को एक बार फिर बजाएंगे और देखेंगे कि नींद में उनका दिमाग किस तरह पेश आता है। एक बार फिर दिमाग में हरकत होती है, लेकिन इस बार वो थरथराता नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिज्म की लहर बंद होती है, घंटी की घनघनाहट थम जाती है। सोता हुआ दिमाग भले ही काम कर रहा है, लेकिन अपने बाकी हिस्सों के साथ जानकारी बांटने की उसकी काबिलियत खत्म हो चुकी है। टोनोनी का ख्याल है कि उस जानकारी को फैलाने का काम हमारी कॉन्शियसनेस ही करती है। जागता हुआ दिमाग अपने खास हिस्सों के साथ लगातार बातचीत जारी रखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी और डिफेंस मिलजुल कर कोई योजना बनाते हैं। जिस वक्त दिमाग सो रहा होता है, वो मीटिंग खत्म हो जाती है, स्पेशलिस्ट अपने घर चले जाते हैं और फिर किसी बात का फैसला नहीं हो पाता। रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद में हमारी कॉन्शियसनेस खत्म क्यों हो जाती है? जागते समय जो स्पेशलिस्ट्स आमतौर पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, उस वक्त उनकी बातचीत बंद हो जाती है। नींद के वक्त कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स काम करने लगते हैं जिसकी वजह से उन स्पेशलिस्ट्स का एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाता है, और फिर आखिर में ऐसा लगता है कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। कौन सा दिमाग होश में है और कौन सा नहीं, इन दोनों बातों में फर्क बताने के टोनोनी के इस बेजोड़ तरीके को जल्दी ही चिकित्सा के क्षेत्र में जगह मिलने वाली है, जहां उसकी मदद से कोमा पेशेंट्स की चेतना के लेवल का अनुमान लगाया जाएगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस मरीज का दिमाग होश में है या नहीं, और अगर वो मरीज आपकी पत्नी है, आपका बेटा है या आपकी माँ है और आप देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो कुछ सोच समझ पा रहे हैं या नहीं, और कहीं वो तकलीफ में तो नहीं, इन बातों का पता कैसे लगाया जाए? जूलियो टोनोनी ने भले ही इंसानी दिमाग की कॉन्शियसनेस को देखने का उपाय खोज निकाला हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स के उस इतने पेचीदा जाल के बीच से उभरती कैसे है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस पैदा होने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है, तो कुछ हद तक ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट भी बेहद कॉम्प्लेक्स है। एक और मिसाल देता हूं, शतरंज का खेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन उनमें से तो कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होती। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनसे कॉन्शियसनेस पैदा होती है। इसलिए मेरा ख्याल है चेतना पैदा करने के लिए जरूरी है एकदम सही तरह की कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर्स की। सिर्फ तभी ये बेजोड़ काम मुमकिन है, और शायद हमारी कॉर्टेक्स, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बनावट ही ऐसी है कि वो इस काम को बखूबी अंजाम दे देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम कॉन्शियसनेस की जड़ तक पहुंच सकें? और क्या अपने बारे में हमारी आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही चीज है? इन साहब का ख्याल है कि इन्होंने इंसानी आत्मा को खोज निकाला है, और ये भी जानते हैं कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। ये आत्मा क्या होती है? क्या वो कोई ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं? क्या उसमें वजन होता है? 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने बताया कि आत्मा का वजन लगभग 3/4 ऑफ एन आउंस यानी 21 ग्राम होता है। टीबी के मरते हुए मरीजों का वजन तौलने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे, लेकिन 100 साल से भी लंबा अरसा गुजरने के बाद भी कोई आज तक उनके प्रयोग को दोहरा नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि वजन करने के लिए कोई भी चीज हाथ आती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ तो नहीं आती, लेकिन उसी की वजह से हम हैं? हर चीज का सबसे छोटा अंश हमारे एटम्स ही होते हैं। हम सबका वजूद उन्हीं से है। करोड़ों साल से पृथ्वी एटम्स को रिसाइकिल कर रही है। कार्बन पेड़ों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है और फिर वहां से हमारे शरीरों के सेल्स में, और तो और मरे हुए लोगों के एटम्स का भी दोबारा इस्तेमाल होता है। सेल्यूलर लेवल पर हमारा निर्माण लगातार जारी रहता है। हमारी उम्र चाहे जो हो, हमारे शरीर में हर एक घंटे में 1 अरब सेल्स का निर्माण होता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों की उम्र जिंदगी के किसी भी मोड़ पर 10 साल से ज्यादा नहीं होती। क्रिस्टोफ कॉह कैलटेक में बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि हमारी बनावट का अलग अलग एटम्स या सेल से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि हमारे दिमाग में हमारे सेल्स जिस बेजोड़ तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमारी शख्सियत उसी का नतीजा होती है।
पूरे ब्रह्मांड में दिमाग मैटर का सबसे जटिल हिस्सा है। इंसानी दिमाग 100 खरब नर्व सेल से गुथकर बना होता है और उनमें से हर नर्व सेल की बनावट अपने आप में बेहद पेचीदा होती है। दिमाग अपने आप में एक तरह का छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि लाखों करोड़ों अन्य नर्व सेल से जुड़ा रहता है। अलग अलग न्यूरॉन्स अपने आप में कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जब वो बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब उनमें एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। कि हमारी चेतना करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स की उस फायरिंग की वजह से पैदा होती है और वही हमारी आत्मा है, हमारी खुशी, हमारे दुख दर्द और हमारी इच्छाओं की भावनाएं। लेकिन अगर कॉह हमारे दावे पर यकीन करें कि हमारी हस्ती ब्रेन सेल्स के उस नाजुक और लगातार बदलते रहने वाले नेटवर्क का नतीजा है, तो फिर तो हमारे अमर होने की पूरी संभावना ही खत्म हो जाती है। अपने हर एक्सपीरियंस के साथ हम थोड़ा बदल जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस से हम में ज्यादा बदलाव आता है, कुछ से कम। तो उस लिहाज से कुछ भी एक सा नहीं रहता। उम्र के साथ न सिर्फ मेरे शरीर में बदलाव आता है बल्कि उसके साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी पर्सनैलिटी हमेशा एक सी नहीं रहती। हमारे दिमाग के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बदलती रहती है। दिमाग के इसी व्यू को मटेरियलिज्म कहते हैं और कॉह इसके हिमायती है। मटेरियलिस्ट लोगों के लिए आत्मा एक धुंधलाते हुए भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा भ्रम जो हमारे शरीर के उस नेटवर्क के बाहर कायम नहीं रह सकता जहां से यह उभरता है। जब दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक भी थम जाता है क्योंकि न्यूरॉन्स फायरिंग करना बंद कर देते हैं। इस हालत में आत्मा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जाने माने कॉग्निटिव साइंटिस्ट डगलस हॉफस्टेडर मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को एकदम खारिज नहीं करते। उनका कहना है कि हमारे मरते ही हमारी आत्मा एकदम से गायब नहीं हो जाती। जब मैं फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था और वो बड़े ही धार्मिक इंसान थे। वो जो कहते थे उसे सुनकर मैं बड़ा ही परेशान होता था। उनका कहना था कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अभी तक खोज तो नहीं पाए हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हमारी आत्मा और कॉन्शियसनेस बनती है। हॉफस्टेडर ने दिमाग के लिए एक ज्यादा साइंटिफिक नजरिया अपनाया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस के मॉडल्स तैयार करने में महारत हासिल कर ली। यानी लोग कैसे सोचते हैं वो इस बारे में सोचते हैं और उनके मुताबिक अपने आसपास की दुनिया का दिमागी नक्शा खींचने में इंसानों से ज्यादा माहिर और कोई नहीं होता। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमारे मन में हर चीज की तस्वीर खींचती जाती है। अब जैसे कि मैं इस पेपर शेकर की बात करूं तो मेरे मन में इसकी तस्वीर खींची हुई है। मैं इसे इतनी बार देख चुका हूं कि अब मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मन में पहले से ही इसकी स्टेबल तस्वीर है। सारे जानवर इस तरह के दिमागी नक्शे तैयार करते हैं। जानवर जितना बड़ा होता है उसका दिमागी नक्शा भी उतना ही पेचीदा होता है। मधुमक्खी को सूरज और अपने छत्ते की पोजीशन मालूम होती है। मैंटा रे मछली समुद्री धाराओं के टेढ़े मेढ़े जाल के बीच से आसानी से अपना रास्ता खोज लेती है। बबून अपने झुंड की सामाजिक हैसियत के क्रम का ख्याल रखता है। हमारे नक्शे लंबे समय तक चीजों को देखने समझने और लोगों से मिलने जुलने के आधार पर तैयार होते हैं और इनके अलावा एक और जरूरी एलिमेंट की वजह से भी। हम अपने मन में न सिर्फ बाकी की दुनिया की तस्वीर बना लेते हैं बल्कि उसके साथ ये समझ भी जोड़ लेते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, और हमारी समझ में कुछ सतही ऊपरी बातें, हमारी शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें भी शामिल होती हैं। जैसे कि हमारे 2 हाथ हैं और हर हाथ पर 5-5 उंगलियां हैं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, हम बास्केटबॉल के फ्री थ्रोज अच्छे लगाते हैं या फिर हुक शॉट्स लगाने में माहिर हैं। तो इन सब बातों से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हॉफस्टेडर दुनिया के इस नक्शे को, जिसमें उसे बनाने वाले का भी नक्शा शामिल होता है, एक तरह के मेंटल फीडबैक लूप का नाम देते हैं। जब आप किसी टेलीविजन कैमरे को किसी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर खुद स्क्रीन अपने आप को देखने लगती है और आपको एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न नजर आता है। सिस्टम अपनी तस्वीर खुद बना रहा है। तो मेरे ख्याल से आत्मा एक इमर्जेंट प्रोसेस है, एक उभरता हुआ व्यक्तित्व जो दशकों तक देखने, सुनने और परसीव करने का परिणाम है। लेकिन कॉन्शियसनेस का यह नजरिया और भी कई सवालों को जन्म देता है। अगर आत्मा सिर्फ एक तरह का अजीबोगरीब मेंटल फीडबैक लूप है तो फिर वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हो सकती। फिर तो वो किसी भी अच्छे खासे स्मार्ट नेटवर्क में पैदा हो सकती है, भले ही वो नेटवर्क किसी भी चीज से क्यों ना बना हो।
इसलिए आज एक युवा वैज्ञानिक एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश में है जो अब तक सिर्फ ईश्वर के बस की बात रही है, आत्मा का निर्माण।